हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू बायोडा चैनल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा। और आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने पिछले सेशन में क्या क्या पढ़ा था कि आरबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इस सेशन में ब्लड क्लोटिंग एंड ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ब्लड क्लोटिंग में क्लोट का मतलब क्या होता है। तो क्लोट का मतलब होता है जम जाना। किसका जम जाना? ब्लड का। जब खून जमता है उस प्रोसेस को ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। ठीक है। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है और वो मैकेनिज्म एक थ्योरी के बेसिस पर दिया गया था जिसको बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी थी? मैकफार्लेन ने। ठीक है। ये थ्योरी समझाती है कि किस तरह से ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म चलता है। अब कैस्केड का मतलब क्या होता है? कैस्केड का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमें पता है कि रिएक्टेंट से कभी कभी एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है। पर क्या हर बार ये होता है? तो आंसर है नहीं। कभी कभी रिएक्टेंट से कुछ और बनता है, फिर उसके बाद कुछ और बनता है। इस तरह से रिएक्टेंट से पहला इंटरमीडिएट बना, फिर उस इंटरमीडिएट ने दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया और लास्ट में जाके प्रोडक्ट बनाया। ठीक है। तो ये स्टेप वाइज हुआ है। एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी आई, फिर आप नीचे उतर पाए। है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है और इसी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को कैस्केड रिएक्शन बोलते हैं। तो ब्लड क्लोटिंग का जो मैकेनिज्म है वो कैस्केड रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म मैकेनिज्म बोल तो रहे हैं हम, ये होता क्या है तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ब्लड क्लोटिंग होने के लिए पहले इंजरी होनी चाहिए। तो मान लो कि कहीं किसी पर्सन को कट लग गया कोई। ठीक है। तो कट में, और अगर वो डीप कट लगा है तो कट में क्या सिर्फ टिश्यू ही डैमेज हुए हैं? टिश्यू क्या? स्किन। स्किन टिश्यू है ना। तो क्या सिर्फ टिश्यू ही डैमेज हुआ है? तो नहीं। क्या डैमेज हुआ है? उसके जो पास ब्लड वेसल होगी वो भी तो डैमेज होगी। ठीक है। वो डैमेज होगी तो उसके बाद वजह से ही तो खून बाहर निकलेगा। वो क्रैक हो गई तभी तो खून बाहर निकल पाया। ठीक है। तो वहां उस डैमेज्ड ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेटलेट प्रेजेंट थे। ठीक है। और वो जो प्लेटलेट है अब क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे। और एक्टिवेट होने पे दोनों ही टिश्यू भी और प्लेटलेट भी दोनों ही रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करते हैं? एक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन अगर टिश्यू से रिलीज हो रहा है तो उसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। अगर प्लेटलेट से रिलीज हो रहा है तो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। ये रिलीज कब होता है? जब इंजरी होती है। ठीक है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। बस उसका जगह के हिसाब से उसका नाम रख दिया टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट, होता स्ट्रक्चर वगैरह सेम है ये। ठीक है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये क्या करता है? ये बनाता है थ्रोम्बोकाइनेज। ये क्या करता है? थ्रोम्बोकाइनेज, या एक इसी का दूसरा नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये जो थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज है ये एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक होता है कि मान लो ये एक एंजाइम है, ऐसे ही अलग अलग सब टाइप के एंजाइम थे वो सारे इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है। उन सबको मिलाकर बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम नहीं है, ये बहुत सारे एंजाइम का गुच्छा है। ठीक है। प्रोथ्रोम्बिनेज का ही दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोकाइनेज। क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन सीधा थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट कर देता है, बना देता है? नहीं। उसको रिक्वायर्ड होता है ये काम करने के लिए कैल्शियम की। ठीक है। कैल्शियम, याद रखना ब्लड क्लोटिंग में हर एक स्टेप में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तभी जिन बंदों के अंदर खून जल्दी क्लोट नहीं होता तो चांसेस है कि वहां पे कैल्शियम थोड़ा कम है उनके अंदर। ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ना कि थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेज बना है, ये रिएक्शन कैस्केड रिएक्शन बोली जाती है। कैस्केड रिएक्शन मतलब सीढ़ी वाली रिएक्शन, एक के बाद एक। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन से डायरेक्ट थ्रोम्बोकाइनेज नहीं होता। थ्रोम्बोप्लास्टिन से पहले कुछ और बन रहा है, फिर कुछ और बन रहा है, फिर थ्रोम्बोकाइनेज बन रहा है। तो ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को ही तो कैस्केड रिएक्शन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ आई?
अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, ये थ्रोम्बोकाइनेज है, ये भी दूसरी रिएक्शन को करवाने में एक तरह से एंजाइम का काम करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, अब नाम में आ रहा है थ्रोम्बो वर्ड आ रहा है, तो ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को, हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है उसके एक्टिव साइट में, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बिन। किसने करा ये काम, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज ने। प्रो वर्ड आया है तो हमेशा याद रखना, इसका मतलब है इनएक्टिव है। एक ओजन वर्ड और एक प्रो वर्ड, इसका मतलब है कि वो इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये इनएक्टिव स्टेट में पड़ा था। ये थ्रोम्बोकाइनेज की प्रोथ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से थ्रोम्बिन बन गया। क्या इस रिएक्शन में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, तो जी हाँ, कैल्शियम रिक्वायर्ड इसमें भी है। क्या बना, थ्रोम्बिन बना। थ्रोम्बिन कैसा है, एक्टिव है, प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिव वर्जन है। ठीक है, जो थ्रोम्बिन है ना, ये सिर्फ एंजाइम है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ये सिर्फ एक लौता एंजाइम है। ठीक है, अब थ्रोम्बिन का क्या काम है, तो थ्रोम्बिन क्या करता है, आपने एक प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा था फिब्रिनोजन। ठीक है, जो कैसा था, इनएक्टिव था। क्यों इनएक्टिव था, इसके पीछे ओजन वर्ड लग रहा है ना, इनएक्टिव सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन था। मैं यहाँ पे, था तो ये प्लाज्मा प्रोटीन, ये तो हमें पता है। यहाँ पे सोल्यूबल क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये डिफ्यूज हो रखा था ब्लड के साथ, यानी डिजोल्व हो रखा था ब्लड में। जहां जहां ब्लड जाता था साथ साथ घूमता रहता था, डिजोल्व हो रखा था आराम से ब्लड में। ठीक है, थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिन, जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है ना, तो ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक्टिव स्टेट है किसकी, फिब्रिनोजन की। क्या सबको समझ आ रही है, यहाँ पर अगर आप देखो तो एनसीईआरटी में उल्टे से दे रखी है कि सबसे पहले फिब्रिनोजन, फिब्रिन जो है ब्लड क्लोट करवा रहा है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है, वो बना कैसे, थ्रोम्बिन से बना, उल्टा दे रखा है, नीचे से ऊपर की तरफ दे रखा है। ठीक है, पर अगर हम सही से देखें कि कहाँ से स्टार्ट होता है सब, तो टिश्यू डैमेज हुआ तभी तो ये सब स्टार्ट हुआ। तो अगर आप उस तरह से पढ़ोगे, इस तरह से पढ़ोगे, एक ही बात है, बस वो दे रखा है नीचे से ऊपर की तरफ, और ये सही एक तरह से ऊपर की से नीचे की तरफ है। ठीक है, अब इसमें क्या कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस में, तो जी हाँ, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इसमें भी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फिब्रिन जो है एक्टिव है और इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये ब्लड में ना डिजोल्व नहीं होता, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, थ्रेड लाइक मैश की फॉर्म बना लेता है। अब इस चीज को हम समझते हैं कि ये बनाता कैसे है। फिब्रिनोजन ना, जैसे मान लो कि ये एक मॉलिक्यूल है फिब्रिनोजन का, थ्रोम्बिन क्या करता है, ऐसे ही 1000 मॉलिक्यूल ले आएगा फिब्रिनोजन के। ठीक है, और उन 1000 मॉलिक्यूल को लाइन वाइज लगाना शुरू कर देगा थ्रोम्बिन, और जब वो लाइन वाइज लगा देगा तो ये जो बना ना, इसको बोल देते हैं फिब्रिन। बात समझ आई, फिब्रिनोजन क्या था, एक मॉलिक्यूल था, ऐसे ही उसने 1000 मॉलिक्यूल लाके इकट्ठे जोड़ दिए, तो जो वो पॉलीमर बना ना, वो क्या बना, फिब्रिन बना। क्या हमें ये बात समझ आई, और ये थ्रेड जैसा ही लग रहा है, धागे जैसा, इतना लंबा सा, ऐसे ऐसे पूरा लंबा जाएगा। ठीक है, धागे जैसे लगेगा। तो अब क्या करता है फिब्रिन, फिब्रिन का काम क्या है, हम ये देखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है। जैसे मान लो कि आपको कट लगा, तो ये वूंड है। ठीक है, ये कट लग रखा है, आपके कट लगा था, ये खुला हुआ है और यहाँ से ब्लड निकल रहा है। ठीक है, ब्लड बाहर निकल रहा है। तो ब्लड के साथ साथ अगर हम देखें तो क्या क्या और निकलेगा, आरबीसी भी निकल रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज भी निकल रहे हैं, प्लेटलेट भी निकल जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्लेटलेट वहीं पे जमे रहेंगे, निकल रहे हैं ना, काम हो रहा है वहां पे प्लेटलेट्स का, पर थोड़े से ब्लड के साथ निकल भी तो रहे हैं, खून भी निकल रहा है, प्लाज्मा भी निकल रहा है। तो फिब्रिन क्या करता है ना, जहां पर जहां पर टिश्यू डैमेज हो रखा होता है, वहां पर ना थ्रेड लाइक मैश बना लेता है, इस तरह से मैश बना लेता है, जाला सा बना लेता है। जैसे आपने छन्नी देखी होगी जिससे चाय छानते हैं, है ना, वो छन्नी में जैसे जाला होता है ना, वैसा बना लेता है। तो अब देखा होगा आपने, जब चाय छानते हैं तो जो भी पत्ती होती है वो छन्नी के अंदर रह जाती है, वो नीचे नहीं उतरती चाय के साथ, है ना। और मान लो कि ऐसे पूरा चाय की छन्नी आपने पत्ती से ही भर दी सारी, तो वहां से चाय का निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड अभी भी बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं है, ये थ्रेड लाइक मैश बनेगा ना, तो ब्लड के अभी भी बाहर निकलेगा, और उसके साथ डब्ल्यूबीसीज भी बाहर निकलेंगे और आरबीसी भी बाहर निकलेंगे, पर अब वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे।
थोड़े से मोटे मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो अब बिल्कुल वैसे ही होगा कि छन्नी में पत्ती इकट्ठी हो रही है, तो होते रहेंगे, वो बाहर निकलने होते रहेंगे। एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे कि वहां से ब्लॉकेज हो जाएगी, वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और बाहर निकलना जब मुश्किल होएगा तो ब्लड भी बाहर नहीं निकल पाएगा, चाहे प्लाज्मा वो भी बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और इस वजह से वहां पर धीरे धीरे ब्लड जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से उसको बोलते हैं कि इसने फिब्रिन ने ब्लड क्लोट कर दिया। तो फिब्रिन ने क्या काम किया? फिब्रिन ने इट फॉर्म्स mesh that trap corpuscles, चाहे वो आरबीसी है, चाहे वो डब्ल्यूबीसी है, चाहे वो प्लेटलेट है, उनको ट्रैप कर लेता है वहां पे। वो ट्रैप होते रहते हैं क्योंकि ब्लड प्लाज्मा बाहर निकली जा रहा है, ब्लड भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, पर वो वहां पे धीरे धीरे ट्रैप भी हो रहे हैं उनके बड़े साइज की वजह से। ठीक है, और इस वजह से जो डेड एंड डैमेज टिश्यू पे जब फिब्रिन आके उसने मेश बनाया, ठीक है, और वहां पे कॉर्पसल ट्रैप करने लगा, तो इस वजह से वहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे करके ब्लड क्लोट हो गया, और इस तरह से वहां पर खून जम जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये ब्लड क्लोटिंग का है। एनसीईआरटी में यहां से स्टार्ट करके पीछे की तरफ दे रखा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने शुरू से पढ़ा। ठीक है, तो किसने दी थी? मैकफार्लेन ने एंजाइम कैस्केड थ्योरी दी थी। कैस्केड का मतलब स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है। इंजरी हुई, इंजरी के बाद टिश्यू डैमेज हुआ और प्लेटलेट जो डैमेज हुए उसने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराया। हर एक स्टेप में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। थ्रोम्बिन का काम क्या है? ये फिब्रिनोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल को इकट्ठा जोड़ के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको फिब्रिन बोलते हैं। और ये फिब्रिन क्या करता है? ये ब्लड का जो एरिया, जो डैमेज टिश्यू है ना, उस पे जाके इकट्ठा हो जाता है, और ये इकट्ठा होके मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इस तरह से मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, और ये मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद वहां पर कॉर्पसल आते हैं, ट्रैप होने लग जाते हैं, और इतने ज्यादा ट्रैप हो जाते हैं कि अब ब्लड निकलना मुश्किल हो जाएगा, उसमें से छिन्ना मुश्किल हो जाएगा, और वहां पे ब्लड क्लॉट बन जाएगा। तो इस तरह से ये काम होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रही हूँ कि अगर मान लो कि आपकी बॉडी में मैंने, अच्छा ये सबसे पहले याद रखना, इनमें से एक भी चीज नहीं एक्टिवेट हुई ना तो ये पूरा होगा ही नहीं। तो बॉडी में हर चीज जो होती है ना इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो इन सबको एक्टिवेट करने के लिए ना पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होना जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर आप, और थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कब होएगा? जब इंजरी होएगी। तो जब तक इंजरी नहीं होएगी तो कुछ भी रिलीज नहीं होता, तो इसलिए बॉडी के अंदर ब्लड इजीली फ्लो करता है, वो क्लोट नहीं होता। ठीक है, अब अगर मैं तो आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैंने आपकी बॉडी में थ्रोम्बिन इंजेक्ट किया है, ठीक है, मैंने आपकी बॉडी में थ्रोम्बिन इंजेक्ट कर दिया, तो आपकी बॉडी में क्या ब्लड क्लोट होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो थ्रोम्बिन में जो, अगर मैंने आपकी बॉडी में थ्रोम्बिन इंजेक्ट किया है तो आपका ब्लड क्लोट होगा। क्यों? क्योंकि थ्रोम्बिन एक एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और उसके पास एबिलिटी है कि वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन बना देगी। चाहे ऊपर का रिएक्शन नहीं भी हुआ, पर नीचे का एक स्टेप तो बन गया ना, और उस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा, तो ब्लड क्लोट होगा। अब मैं पूछती हूँ कि मैंने आपकी बॉडी में फिब्रिनोजन इंजेक्ट किया है, तो अब ब्लड क्लोट होगा? तो अब ब्लड क्लॉट नहीं होगा। रीजन क्या है? फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है वैसे भी फिब्रिनोजन, वो ही नहीं जब काम कर रही है बिना उसको एक्टिवेट हुए, तो जो मैंने इंजेक्ट करी है तो वो कैसे करेगी? ठीक है, तो हमेशा याद रखना, चाहे किसी भी स्टेप में अगर कोई एक्टिव एंजाइम आ रखा है ना, तो उससे नेक्स्ट स्टेप होगा ही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई हो। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुपिंग से। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। अच्छा, ब्लड ग्रुप का टॉपिक समझने के लिए हमें एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। एंटीबॉडी और एंटीजन ये मेन रोल प्ले करते हैं ब्लड ग्रुप में भी। ठीक है, एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को किसी भी बाहर के फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो कि ये आप हो, आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो बाहर से कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल आए
जो भी आपकी बॉडी क्या है वो सेल्फ है, जो भी बाहर से आएगा वो फॉरेन ही होगा ना, ठीक है। तो उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को ढूंढते हैं जो आपकी बॉडी के नहीं है या आपकी बॉडी ने नहीं बनाए और उनको मारते हैं। वहीं पे एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक तो पहली बात सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल सरफेस पे, ठीक है। मान लो ये एक सेल है, इसके सरफेस पे प्रेजेंट है एंटीजन, ये रहा एंटीजन, ये एंटीजन है, ठीक है। ऐसे करके एंटीजन प्रेजेंट होंगे। एंटीजन एक्चुअल में क्या करते हैं, जैसे अच्छा एक बात, इससे पहले एक बात और समझ लेते हैं। एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर जितने सेल हैं उनमें भी होते हैं, और बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आए, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो किसी और ह्यूमन के सेल हैं, उनके अंदर भी होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एंटीजन को ही डिटेक्ट करता है एंटीबॉडी। क्या मतलब हुआ इसका, इन्हीं एंटीजेंस की प्रेजेंस की वजह से एंटीबॉडी बता पाती है। जैसे ये एंटीबॉडी है, वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है एंटीबॉडी। जैसे ही कोई ऐसा एंटीजन आया, मान लो कि ये दूसरा एंटीजन है, यानी कि ये वो एंटीजन है जो आपकी बॉडी का नहीं है, ये फॉरेन एंटीजन आया। जैसे ही आया तो आपकी बॉडी देखेगी कि मेरे एंटीजन तो कुछ इस तरह के हैं, व्हाइट कलर के, एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, व्हाइट कलर के हैं, पर ये एंटीजन तो कुछ अलग लग रहा है। तो वो उसको डिटेक्ट करेगी और उसको मार देगी। क्या ये बात समझ आई। तो एंटीबॉडी क्या करती है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से हमारी बॉडी को बचाती है। एंटीजन क्या करते हैं, एंटीजन जो होते हैं सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं को डिटेक्ट करके जो एंटीबॉडी है वो बता सकती है कि यह हमारा है या पराया है, ठीक है। हमारे, क्योंकि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें भी एंटीजन लगे होते हैं, और जो बाहर का है बैक्टीरिया मॉलिक्यूल या फिर कोई भी कुछ भी चीज है उस पे भी एंटीजन होते हैं, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी सेल्फ को नॉन सेल्फ से डिस्टिंग्विश करना जानती है। अपने बॉडी के ऊपर जो एंटीजन है, अपनी बॉडी के जो सेल के ऊपर एंटीजन है, उसको पता है कौन से हैं। जो बाहर से आएंगे उसको पता चल जाएगा ये अपने नहीं है, तो उनको मार देगी, ठीक है। वो अपने घर में किसी और को, फॉरेन को नहीं घुसने देती। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। तो इसमें हमने क्या चीज पढ़ी कि एंटीजन को ही डिटेक्ट करती है एंटीबॉडी। यानी कि अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल एंटर करा जिसके ऊपर एंटीजन ही नहीं है, तो क्या एंटीबॉडी इसको डिटेक्ट कर पाएगी, तो आंसर है नहीं। क्योंकि एंटीबॉडी एक्टिवेट ही कब होती है, जब उसको दिखता है कि एंटीजन ऐसा कोई आया है जो कि हमारा था ही नहीं, जो कि हमने बनाया ही नहीं है, जो बाहर से है, ठीक है। पर अगर आपकी बॉडी में मैंने ऐसा एंटीजन, ऐसा सेल डाल दिया जिसके मैंने सारे एंटीजन उड़ा दिए, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर एंटीजन में, ठीक है, तो एंटीबॉडी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो डिटेक्ट ही किसको कर रही थी, एंटीजन को। जब उस पर एंटीजन ही नहीं है तो उसको वो डिटेक्ट कैसे करेगी। बात समझ आई। तो कुछ ये होता है एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में। अच्छा, अगर हम देखें तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जिन पे कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होते हैं। यानी कि प्रोटीन की चेन बन गई, पॉलीपेप्टाइड चेन, उनके कुछ कुछ एरिया में कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होंगे और वो मिलकर बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। अगर हम देखें कि इनका क्या रोल है ब्लड ग्रुपिंग में, तो हमें पता है कि ब्लड वेसल, ये मैंने बनाई है ब्लड वेसल, हमें पता है कि ब्लड वेसल के अंदर घूमते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और क्या घूमते हैं, प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, जो कि कैसा बनाया मैंने, बायकनकेव, बायकनकेव आरबीसी, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। हमेशा याद रखना, ब्लड ग्रुप के एंटीजन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने ये बोला था कि जो एंटीजन है वो ऐसे मॉलिक्यूल है जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर वो आरबीसी एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप के एंटीजन है, वो भी किसी के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। वो किसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी के सरफेस पे, ठीक है। तो आरबीसी के सरफेस पे ये मैंने बना दिए एंटीजन। क्या ये बात समझ आई। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर।
एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा के अंदर। तो अगर हम लिखें कि इनकी लोकेशन क्या क्या है, तो एंटीजन की तो मैंने बता दी, ऑन सेल सरफेस, और ब्लड ग्रुप के एंटीजन की कहाँ पे है? ऑन दी आरबीसी सरफेस। ठीक है, वहीं पे अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूं, तो एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। इतनी बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इसके आगे हम समझते हैं कि इनका रोल क्या होता है। अगर मैं बोल रही हूं कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो इसका मतलब मैं और कुछ नहीं, मैं एंटीजन के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप का मतलब है कि एंटीजन कौन सा है। तो मैंने बोल दिया मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, यानी कि उस जो हमारे आरबीसी हैं उसके ऊपर जो एंटीजन लगे होंगे वो ए एंटीजन होंगे। क्या हमें ये बात समझ आई? ठीक है, यानी कि ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू द टाइप ऑफ एंटीजन, कि कौन सा एंटीजन है उसके पास। ठीक है, तो अगर मैंने बोल दिया कि मेरा ए ब्लड ग्रुप है, यानी कि मेरा एंटीजन क्या हुआ? ए। अगर मैंने बोल दिया कि मेरा बी ब्लड ग्रुप है, तो यानी कि एंटीजन क्या हुआ? बी। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? अब इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे बना दी ये एंटीजन, ये है बी के एंटीजन। ठीक है, तो बी के एंटीजन है, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ? बी हुआ। तो क्या आपको समझ आया कि मैंने एंटीजन क्यों पढ़ाया था? एंटीजन सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी बाहर वाले मॉलिक्यूल से हमारी एंटीबॉडी को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। हमारे अपने जो एंटीजन है, एंटीबॉडी को पता है कौन से हैं। बाहर वाले के अगर अलग आए तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि ये अलग है, तो उसको वो मार सकती है। अब मैंने बोला कि हमारे ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ये क्या बनाई मैंने? एंटीबॉडी बनाई। ठीक है, एंटीबॉडी का काम क्या है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए उसको मारना। एंटी मतलब अगेंस्ट, एक पर्टिकुलर बॉडी के अगेंस्ट काम करती है ये। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है उसका वो ए है। ठीक है, तो यानी उसका एंटीजन क्या हुआ? वो भी ए हुआ, उसका एंटीजन भी ए हुआ। तो यानी कि जो मेरी बॉडी है उसका सेल का एंटीजन क्या हुआ? वो ए ही हुआ। बात समझ आई? मैं ये कहना चाहती हूँ मेरी बॉडी में एंटीजन भी बन रहे हैं, मेरी बॉडी में एंटीबॉडी भी बन रही है। ठीक है, तो मतलब मेरी मेरी ही बॉडी से एंटीजन भी बन रहे हैं, मेरी ही बॉडी से एंटीबॉडी भी बन रही है। तो यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे को जानते हैं मेरी बॉडी के। ठीक है, एक दूसरे के भाई भाई एक तरह से हैं। तो एंटीजन अगर मेरा ए है, अगर मेरा एंटीजन ए है, तो क्या एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट बनेगी? बताओ, अगर मेरी ही बॉडी का एंटीजन ए है तो मेरी ही बॉडी में जो एंटीबॉडी बनेगी क्या वो ए के अगेंस्ट बनेगी? तो आंसर है नहीं। वो किसके अगेंस्ट बनेगी? जो एंटीजन मेरी बॉडी में है ही नहीं, या फिर जो एंटीजन आज तक उसने देखा ही नहीं। ए तो उसने देखा है, उसी के साथ बना है। कौन सा नहीं देखा? बी एंटीजन नहीं देखा। क्या ये बात समझ आई? तो यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना जो ब्लड सेल है ना, जैसे मेरा जो ब्लड सेल है उस पे जो एंटीजन है ना, उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अगर उसके लिए ही एंटीबॉडी बनती तो इसी को मारना शुरू कर देती ना। वो किसके लिए बनेगी एंटीबॉडी? जो उसने देखा नहीं होगा। ये तो उसके सेल्फ सेल है, वो नॉन सेल्फ सेल के लिए बनेगी। क्या इतनी बात समझ आई? अब अगर हम देखें तो हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उसमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है। कौन सी ब्लड ग्रुपिंग होती है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। और ये दी किसने थी? ये दी थी लैंडस्टीनर ने। एबीओ ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। अच्छा, ए बी का तो हमें समझ आ गया कि ए बी ब्लड ग्रुप में ए वाला जो है उसका क्या होगा? जिसका ए ब्लड ग्रुप है उस पे ए एंटीजन होगा। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा? उसके पास बी एंटीजन होगा। ये ओ का क्या काम है? तो ओ एक्चुअल में कुछ इंसान होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे हैं एक्चुअल में, जो जिनकी जो ब्लड सेल है उनके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट होता। ये जो ब्लड सेल है ना, ये जो आरबीसी बनाया है, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। जिनके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है वो होते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले। ओ का मतलब जीरो समझ लो, जीरो एंटीजन, नो एंटीजन। ठीक है, तो अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है इसका मतलब
उनका जो आरबीसी है ना, उनके पास कोई भी एंटीजन, कोई भी सेल सरफेस पे कोई भी चीज नहीं प्रेजेंट है। देखो कितना साफ लग रहा है। वहीं पे ए ब्लड ग्रुप वाले के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट थे, ठीक है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। बी ब्लड ग्रुप वाले के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। क्या ये बात समझ आई? अब अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले के घर में, जैसे ये ओ ब्लड ग्रुप वाला है, ये ब्लड वेसल में घूम रहा है, आरबीसी, इसकी सारी आरबीसी ओ ब्लड ग्रुप की हैं, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर कोई ऐसा एंटर करेगा, कोई ऐसा ब्लड एंटर कर गया जिसपे एंटीजन ए लग रखा था, तो क्या इसके पास जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होंगे वो इसको पहचानेंगे नहीं, इस ब्लड को? वो इस ब्लड को पहचान लेंगे। मान लो कि ये एंटर कर गया, ठीक है, ये ए ब्लड ग्रुप वाला एंटर कर गया, इसके ऊपर ए एंटीजन लगे थे, तो एंटीबॉडी बोलेंगे कि भाई मेरे आसपास के जो सारे थे, मेरे जो सेल्फ सेल थे, उनके ऊपर तो कोई भी टाइप का एंटीजन नहीं था, कुछ भी नहीं लगा हुआ था, ये कौन आया है? तो वो क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट काम करेगी और उसको मारना शुरू कर देंगी, ठीक है। सेम बी के लिए करेंगे। क्या हमें इतनी बात समझ आई? अच्छा, एक कुछ लोगों का ए बी ब्लड ग्रुप भी होता है, उसमें क्या होता है, उसमें दोनों ही टाइप के एंटीजन होते हैं। ए टाइप का भी एंटीजन होता है, तो बी टाइप का भी एंटीजन होता है। क्या ये बात समझ आई? इनके ऊपर दोनों टाइप के एंटीजन लगे होते हैं। तो अगर मान लो ये ब्लड वेसल में घूम रहा है और मैंने इसको चुपके से, यहाँ पे इसके एंटीबॉडीज भी हैं, प्लाज्मा में साथ में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, मैंने चुपके से इसमें वही सेम ए ब्लड ग्रुप दे दिया, ए ब्लड दे दिया, ठीक है। तो एंटीबॉडी को क्या दिखेगा? एंटीबॉडी को दिखेगा कुछ इस तरह से, द्वारा बनाया, रेड से डिनोट कर देती हूँ ए को, ठीक है। तो एंटीबॉडी को दिखेगा कि अरे ये तो मेरा ही भाई है, बस इसके कुछ बाल उड़ गए हैं। कौन से बाल उड़ गए? ये ब्लू वाले बाल उड़ गए हैं, ठीक है। उसको समझ ही नहीं आएगी कि ये दूसरा कहीं बाहर से आया है। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो क्या डिटेक्ट करता है, एंटीबॉडी क्या डिटेक्ट करती है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है एंटीजन को। और अगर उसके खुद के जो भाई बंधु हैं, जो उसके खुद के पहले के सेल जो उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, उसके ऊपर दोनों ही टाइप के एंटीजन लग रखे हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर मैंने बाहर से एक ऐसा दे दिया जिसमें सिर्फ एक टाइप का एंटीजन है, तो एंटीजन तो है ना। और उसने जब इसको डिटेक्ट किया तो उसने देखा कि ये एंटीजन तो मेरे पास पहले से ही है, तो यानी कि ये इसको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी। क्या हमें ये बात समझ आई? दोबारा से अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई है, मैं एक क्लियर डायग्राम की तरह समझा देती हूँ। ये मैंने ब्लड वेसल बनाई, ठीक है, चार चार ब्लड वेसल बनाई। इसमें मैंने रेड से ही चलो आरबीसी बना दी, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं एक को बोल रही हूं, ये जो है ये ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, यानी ये जो बंदा है जिसकी मैंने ब्लड वेसल बनाई है, इसका ए ब्लड ग्रुप है, इस बंदे का। ये जो है वो बी ब्लड ग्रुप वाला है, और ये ओ वाला है, ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग चार बंदे लिए हैं, उनकी ब्लड वेसल्स दिखाई हैं। तो जो ए ब्लड ग्रुप वाला है ना, उसके ऊपर एंटीजन कौन सा बताया मैंने, जैसा नाम वैसा ही एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन। तो उसके ऊपर कौन सा एंटीजन लगा हुआ है, ए ही एंटीजन लग रखा है, ठीक है, ए एंटीजन। अच्छा, एंटीजन को हम ए जी करके भी लिख सकते हैं, ए और जी, ठीक है। एंटीबॉडी को हम ए बी करके भी लिख सकते हैं, ए और बी। वहीं पे जो बी ब्लड ग्रुप वाला है, उसके ऊपर बी एंटीजन लग रखे हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। ओ वाले के ऊपर कुछ भी नहीं है, ओ मतलब जीरो, ओ मतलब नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है। और वहीं पे ए बी वाले के ऊपर, ए बी का मतलब ए एंटीजन प्लस बी एंटीजन, तो यानी बी एंटीजन भी है इसके ऊपर, और यहाँ पे ए एंटीजन भी बना दो, तो ए एंटीजन भी है। क्या ये बात समझ आई? तो अब हम देखते हैं, कोई एक पर्टिकुलर वो उठा लेते हैं,
जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले के लिए मैंने उठा लिया बी ब्लड ग्रुप, यानी कि मैंने इस जो ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा था उसके अंदर बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे का खून इंजेक्ट कर दिया। ये मैंने इसके अंदर खून इंजेक्ट कर दिया, कौन से? बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे का। ठीक है, तो अब जब इसके अंदर ये चीज गई, जब इसके अंदर ये गया, तो इसके अंदर ऑब्वियसली एंटीबॉडीज भी होंगी, इसके पास अपनी खुद की ये एंटीबॉडीज भी होंगी। ठीक है, अब एंटीबॉडी के लिए कौन अपना है? ए ब्लड ग्रुप वाला अपना है, ए एंटीजन वाले अपने हैं, वो ए एंटीजन को झेल सकता है, उनको कुछ नहीं कहता। पर बी एंटीजन उसने आज तक कभी देखा ही नहीं, एकदम से बाहर से फॉरेन बी एंटीजन आया तो वो क्या कहेगा, ये तो मेरा है ही नहीं, मैं इसको क्यों रहने दूं अपने घर में? तो वो उसके ऊपर अटैक करने लगेंगे और उसको मार देंगे। क्या इतनी बात समझ आई? वहीं पे बी ब्लड ग्रुप वाले में अगर मैंने ए का ब्लड डाल दिया, तो ए का ब्लड डालने की वजह से क्या होगा? वही सेम चीज जो इसमें एंटीबॉडीज है, वाई से डिनोट करते हैं, इसलिए मैं वाई टाइप बना रही हूँ। तो एंटीबॉडीज जो है वो देखेंगे कि ये ए ब्लड ग्रुप वाला तो कभी मेरे पास था ही नहीं, मेरा तो भाई बंधु जो है वो एंटीजन भी है, तो ये ए एंटीजन कहाँ से आया? तो वो उसको मारना शुरू कर देंगे। अच्छा, ओ वाले में क्या होगा? ओ वाले के पास तो बेचारे के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, इसके पास तो कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो बाहर से चाहे तुम ए ब्लड ग्रुप डाल दो चाहे तुम बी ब्लड ग्रुप डाल दो, उसके लिए तो वो अलग ही है। वो तो ये सोचेंगे ये कौन आ गया भाई, ना मैं इसको जानता ना मैं इसको जानता, ये एंटीजन कहाँ से आ गए, मेरे पास तो थे ही नहीं, मेरे भाई बंधुओं के पास तो एंटीजन ही नहीं है। तो वो उसको मार देंगे इन दोनों को ही। ठीक है, एंड अब ए बी वालों को देखते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप में इनका क्या है, जैसे मान लो ये मैंने बना दिया बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, मैंने इनको बी ब्लड ग्रुप दिया सिर्फ। जब मैंने इनको बी ब्लड ग्रुप दिया तो इसके अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी ना वो देखेंगी कि अच्छा ये वाला एंटीजन तो मैंने पहचान रखा है, ये तो मेरे पास है ना इनके पास, ये देखो बी है ना, ए बी है बी बी, तो वो कहेंगे कि हाँ ये तो मैंने देख रखा है, तो चलो चलो आने दो आने दो, तो वो उसको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, सेम अगर इसकी जगह ए ब्लड ग्रुप देती, तो ए ब्लड ग्रुप वाले भी देख रखे हैं क्योंकि इनके पास खुद के पास है, तो वो कहेंगे आने दो आने दो। ठीक है, अगर मैं इनको ओ ब्लड ग्रुप देती, ठीक है, ये ओ ब्लड ग्रुप है, कुछ भी नहीं है इसके सरफेस पे, तो वो क्या देखेंगे कि उनको लगेगा गलती से मेरे भाई जो हैं उनके एंटीजन उड़ गए। ठीक है, और वो उसको भी आने देंगे, तो ए बी वाले सभी को आने देते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? ए बी वाले किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते हैं। इतनी बात समझ आई? ठीक है, ओ को क्यों आने देंगे? ओ को इसलिए आने देंगे क्योंकि एंटीबॉडीज किसको डिटेक्ट करती है, मैंने पहले ही बताया है, किसको डिटेक्ट करती है? एंटीजन को। उस बेचारे के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो उसको कभी वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको आने देंगे आराम से। इन दोनों को इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि इनके पास पहले से ही वो एंटीजन थे। ठीक है, तो ये पूरा ब्लड ग्रुप है। अब इसका अगर हम टेबल देखें, तो इसके टेबल में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हमें देखेंगे कि जो पर्सन की बात कर रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उस ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या होगा, एंटीबॉडी कौन सी होंगी। एंटीबॉडी किसके लिए बनती है? जो उसने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडी किसके लिए बनेगी? उसके घर में जो है उनके लिए नहीं बनेगी, जो बाहर से आया उसके लिए बनेगी। ठीक है, और ये जो ब्लड ग्रुप है ये किसको ब्लड दे सकते हैं? ठीक है, और ये जो ब्लड ग्रुप है जो अब हम लिखने वाले हैं ये किससे ब्लड ले सकते हैं? ठीक है, यू कैन गिव ब्लड टू, यू का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो भी मैं ब्लड ग्रुप यहाँ लिखूंगी उनकी बात हो रही है कि वो किसको दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप वाले से। तो ए ब्लड ग्रुप जिसका है बताओ उसका एंटीजन क्या होगा? तो मैंने बोला था कि जिसका ब्लड ग्रुप जोन सा होगा वही मतलब एंटीजन होगा, तो जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन। इजी है याद रखना, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल सरफेस पे। अब एंटीबॉडी उनके ऊपर कौन सी होंगी? तो क्या वो ए के लिए एंटीबॉडी बनाएगा? क्या वो अपने ही अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा? एंटी का मतलब ही क्या होता है? अगेंस्ट। ठीक है, तो क्या वो अपने ही अगेंस्ट बना देगा? तो आंसर है नहीं। वो किसके अगेंस्ट बनाएगा? जो उसने देखा ही नहीं है, जो उसका है ही नहीं। तो कौन सा नहीं है उसका? बी नहीं है। ठीक है, किसके लिए बनाता है? एंटीजन के लिए, हमेशा याद रखना। किसके अगेंस्ट बनाता है? नॉन सेल्फ एंटीजन के। ठीक है,
किसके अगेंस्ट बनाता है? नॉन सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट बनाएगा। ठीक है, तो नॉन सेल्फ एंटीजन कौन सा? एंटी बी। ओ क्यों नहीं लिख रही? क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन ही नहीं है, तो वो नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा अब ए ब्लड ग्रुप वाले किसको दे सकते हैं ब्लड? किस किस को दे सकते हैं? तो ये खुद ए ब्लड ग्रुप वालों को दे सकते होंगे और ए बी वालों को। अभी मैंने बताया कि ए बी वालों को कैसे दे सकते हैं, कि उसको लगेगा कि ये तो मैंने पहले ही एंटीजन देख रखा है, तो ये अपना ही होगा मतलब। ठीक है, ये ब्लड ले किस किस से सकते हैं? तो ये ब्लड ले सकते हैं खुद ए वालों से, ठीक है, और ओ वालों से। किससे? ए और ओ से। ओ से क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ओ के पास, द्वारा द्वारा मैं बोल रही हूँ, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो उनकी एंटीबॉडी को नहीं पता चलेगा कि कुछ बाहर से आया है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो ए और ओ से। अच्छा यहाँ पे आप बोलोगे चलो बी से तो हम समझ गए मैम कि बी से इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि एंटीबॉडी उसी के अगेंस्ट बनी है। तो ए बी वालों से क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर ए ब्लड ग्रुप ए बी वाले से लेगा, ए बी वाले से लेगा, मान लो कि ये ब्लड, ये जो है मैंने ब्लड डाला ए बी वाला, ठीक है, सेम वही चीज, ये बी के एंटीजन और ये ए का एंटीजन, ठीक है, ए बी वालों से ये वाला डाला, तो इसके पास तो सिर्फ ए का एंटीजन देखने के लिए है कि हाँ, जो एंटीबॉडी है वो सोचेगी कि ये ब्लू वाला तो मैं जानता हूँ, पर ये पिंक कहाँ से आया? तो उसको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, ये पक्का बहरूपिया आया, और वो उसको मार देगा। ठीक है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप से वो नहीं ले सकता, दे जरूर सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद बी वाला जल्दी से बताओ, एंटीजन बी, ठीक है, एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। किसको ये ब्लड ग्रुप दे सकता है? तो ये दे सकता है बी वाले को, और किसको दे सकता है? ए बी को। ठीक है, किससे ये ले सकता है? तो ये ले किस सकता है? बी से और ओ से। ठीक है, सेम वही वाला केस है कि ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता। फिर हम देखेंगे ए बी वालों को। ए बी वाले जो हैं इनके ऊपर एंटीजन कौन सा है? ए बी है और बी भी है, तो क्या इनके पास एंटीबॉडी होगी? तो इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके पास दोनों ही एंटीजन है, तो वो किसके अगेंस्ट बनाए एंटीबॉडी? ओ के अगेंस्ट बना नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर है ही नहीं एंटीजन। ठीक है, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। तो किस किस को ये ब्लड दे सकता है ए बी वाला? ये ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही ब्लड दे पाएगा। ये रीजन समझ आया? ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही ब्लड क्यों दे पाएगा? क्योंकि, दोबारा समझ लेते हैं, क्योंकि ये ब्लड वेसल है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है, इसमें ए भी लग रखा है और इसमें बी भी लग रखा है, दूसरे से बना देते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों लग रखे हैं, ए बी है ये। अगर मैंने ये जो ए बी ब्लड ग्रुप निकाला बाहर इस बंदे से, जिसका भी ए बी ब्लड ग्रुप था, और मैंने किसी ऐसे में डाल दिया, मान लो मैंने ए ब्लड ग्रुप वाले में डाल दिया, तो जैसे मैंने ये बनाया ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा, ठीक है, ये ए ब्लड ग्रुप है, मैंने इसके अंदर ये ए भी डाल दिया, तो वही सेम चीज होएगी कि वो सोचेंगे एंटीबॉडी कि चलो मैंने रेड का तो माना कि अपना है, ये ब्लू कहाँ से आया, वो उसको मार देंगे। कौन ही एक्सेप्ट कर सकता है? सिर्फ कौन? किसको दे सकता है? ए बी ब्लड ग्रुप वाला। यू कैन गिव ब्लड टू ए बी ओनली। ठीक है, अच्छा, यू कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ये ब्लड ले किससे सकते हैं? तो भाई ये सबसे ले सकते हैं। ठीक है, ये ए से भी ले सकते हैं क्योंकि इनके पास ए एंटीजन भी है, बी से भी ले सकते हैं, ये ओ से भी लेंगे, ये ए बी से भी ले लेंगे। ठीक है, लास्ट रह गया हमारा ओ। तो ओ वाले को देख लेते हैं। ओ के ऊपर क्या एंटीजन है? तो नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है। तो अगर इसके ऊपर एंटीजन नहीं है तो इसको हर एक से खतरा होगा कि ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, उसको बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, ठीक है, कि ये अलग है। तो इसके लिए एंटीबॉडी ए के लिए भी बनी होगी और बी के अगेंस्ट भी बनी होगी। एंटी मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट ए एंड अगेंस्ट बी। ठीक है, दोनों के अगेंस्ट बनी होगी। ओ वाला ब्लड दे किसको सकता है? तो ओ वाला भी सबको ब्लड दे सकता है, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। ओ वाला ब्लड ले किससे सकता है? तो लेने के मामले में इसका थोड़ा सा कमी है, ये ओ से ही ले सकता है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा टेबल बनता है ब्लड ग्रुप का। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो इस चीज में तो
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अच्छा, दूसरा, एक होती है चीज यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल डोनर मतलब सबको देने वाला, ठीक है, जगदाता, सबको दे रहा है वो। कौन दे सकता है सबको? यू कैन गिव ब्लड टू, कौन है ऐसा जो सबको ब्लड दे रहा है, सभी ब्लड ग्रुप को? तो ओ। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा हुआ? ओ। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा हुआ? सबसे ले रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आन दो आन दो। तो कौन है बताओ? यू कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, जो सबसे ले रहा है वो कौन है? ए बी। तो हमेशा याद रखना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है जो ले सकता है वो ए बी है, जो दे सकता है सबको वो ओ है। ठीक है, इसी के साथ अब हम ब्लड ग्रुपिंग के बाद पढ़ेंगे आर एच ब्लड ग्रुपिंग। आर एच ब्लड ग्रुपिंग। अब ये आर एच वर्ड में, जो आर एच वर्ड लिया है ये rhesus मंकी से लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इसमें सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, किसने देखा था? वही सेम लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। ठीक है, तो आर एच क्यों नाम रखा है ब्लड ग्रुप का? जैसे ए बी ब्लड ग्रुपिंग है ना, ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, ऐसे ही आर एच टाइप का भी होता है। ये रीसस मंकी में सबसे पहले डिस्कवर किया था। डिस्कवर किसने किया था? लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें एक छोटी सी चीज समझनी है। हमें पता है, हमने 10th में ये पढ़ के आए हैं कि जीन नाम की एक चीज होती है। डीएनए पे जीन प्रेजेंट होते हैं हर चीज के, आई का, हेयर कलर का, हर चीज का। तो हमें ये भी पता है कि जीन के एलील्स होते हैं। एलील नॉर्मली 2 होते हैं, पर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक एलील दूसरे को डोमिनेट कर जाता है, तो एक होता है डोमिनेंट एलील, और जिसके ऊपर वो डोमिनेट करता है वो उसको बोलते हैं रिसेसिव एलील। ये सब हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो हमें पता है जीन के 2 एलील होते हैं, उनमें से एक दूसरे को दबा देता है। जो दबा देता है उसका नाम है डोमिनेंट, और जो दब जाता है उसका नाम है रिसेसिव। ठीक है, तो आर एच ब्लड ग्रुपिंग एक्चुअल में क्या है? आर एच जो होता है, इट इज अ टाइप ऑफ नथिंग बट एंटीजन। ये एक टाइप का एंटीजन है आर एच। ठीक है, अगर ये एंटीजन है तो कहाँ प्रेजेंट होगा? जल्दी से बोलो। तो ये प्रेजेंट होगा सरफेस पे। ठीक है, और ये है क्या? ब्लड ग्रुपिंग है, तो ये किसके सरफेस पे प्रेजेंट होगा? तो मैंने यहाँ बना दिया है आरबीसी। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अगर हम देखें ए ब्लड ग्रुप वाले का, ये मैंने बनाया है ए ब्लड ग्रुप वाला, तो इसके ऊपर कौन सा एंटीजन पहले ही प्रेजेंट है? एक तो ए एंटीजन पहले ही प्रेजेंट है, साथ में और क्या प्रेजेंट होगा? अब प्रेजेंट होगा आर एच का भी एंटीजन। ये मैंने बना दिया आर एच का एंटीजन, कुछ इस तरह से बना दिया आर एच का एंटीजन। तो ये क्या है? इसके ऊपर ए एंटीजन भी है और आर एच का भी एंटीजन है। अब आर एच एक्चुअल में एक जीन होती है, इसको भी समझ लेते हैं। एक जीन होती है, इसको हम डी जीन बोलते हैं। उस जीन का नाम है डी, डी जीन। ये जो डी जीन होती है, इसके 2 एलील होते हैं, एक तो डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील। हमें पता है, हम ऐसे लिखते हैं, टॉल के लिए डोमिनेंट ये होता है, स्मॉल के लिए ये रिसेसिव होता है। ठीक है, ऐसे ही सेम डोमिनेंट एलील जो है उसको डी से डिनोट करेंगे और रिसेसिव को स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। हमें पता है ना कि एक फादर से एलील आता है, एक मदर से एलील आता है जीन का। ठीक है, और फिर वो मिक्स होके जो बेबी है उसका बनता है कि कौन सा बनेगा कॉम्बिनेशन। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? मान लो कि फादर और मदर। ठीक है, मान लो कि फादर के पास जो ये डी जीन थी वो कुछ आ, ये थी, एक डोमिनेंट डी था, एक रिसेसिव डी था, और सेम मदर के पास भी ये था। तो अगर फादर से ये वाला आया, फादर से ये आया और मदर से भी ये आया, कुछ ये केस बनेगा, ये केस बनेगा अगर दोनों ही ये आए। तो अगर मान लो कि फादर से ये वाला आया और मदर से लेकिन ये आ गया, तो कुछ ये बनेगा, यानी कि ये वाला बनेगा। अब सोचो मदर और फादर दोनों से ही कौन सा आया? ये वाला, तो कौन सा बनेगा? स्मॉल डी वाला। अब समझो एक बात, आर एच जो है ना, ये जो एंटीजन है, आर एच का एंटीजन, ये अपने आप को
तभी एक्सप्रेस कर सकता है। RH कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली व्हेन वन ऑफ एलील इज डोमिनेंट। क्या ये बात समझ आई? इसका मतलब RH जो है, यानी कि ये जो एंटीजन है, ये आरबीसी के सरफेस पे तभी दिख सकता है जब ये डोमिनेट कर सके। किसको? इस छोटे वाले को। वन ऑफ एलील इज डोमिनेंट। जब एक एलील जो है, चाहे, अच्छा देखो, इसमें तो दोनों ही एलील डोमिनेंट है और इसमें एक, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे? ये RH पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये वाले में कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं है, तो ये कैसा होगा? RH नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? RH पॉजिटिव का मतलब है, यहाँ पे RH पॉजिटिव का मतलब है कि एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी पे। ठीक है, RH नेगेटिव का मतलब क्या है? कि एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा ऑन आरबीसी। इतनी बात समझ आई? तो अगर फादर और मदर से दोनों स्मॉल डी आए, दोनों स्मॉल डी जीन आए, तो RH नहीं प्रेजेंट होगा, यानी कि उस बंदे के अंदर जो RH नेगेटिव होगा, जो RH नेगेटिव वाला होगा, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ जो ब्लड ग्रुप है उसी का वो होगा, यानी मान लो मैंने ए बना दिया, तो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाले एंटीजन होंगे, उनके अंदर RH नेगेटिव का RH का एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, वहीं पे अगर मान लो कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला ही है, ये भी मैंने ए ब्लड ग्रुप वाला ही बनाया है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी ए ब्लड ग्रुप लग रखा है, इसके ऊपर ए ब्लड ग्रुप भी एंटीजन होगा जो RH पॉजिटिव होगा, और साथ में उसके ऊपर RH पॉजिटिव का भी एंटीजन लगा होगा। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, कौन से एलील के बेसिस पे होगा ये रिसेसिव एलील होंगे अगर दोनों, तो होगा, और इनमें से कोई भी एक डोमिनेंट एलील आ गया तो पॉजिटिव होगा वो। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ही है जो बताते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है या O नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे ही A पॉजिटिव है, ये A नेगेटिव है। तो अगर हम देखें वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो RH पॉजिटिव वाले लोग हैं वो 80% है, और जो RH नेगेटिव वाले हैं वो रेस्ट ऑफ देम है। ठीक है, ऐसे ही इंडिया में अगर हम देखें तो RH पॉजिटिव वाले लोग जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 97% हैं, और RH नेगेटिव 3% है। तो RH नेगेटिव वाले देख लो कितने कम है, आप अपनी क्लास में ही देख लेना, बहुत रेयरली चांस है कि आपको एक मिल जाए आर नेगेटिव वाला, O नेगेटिव, A नेगेटिव, AB नेगेटिव, B नेगेटिव। ठीक है, तो क्या ये RH का कंसेप्ट समझ आया आपको? RH बेसिकली क्या है? AB ब्लड ग्रुप होता है ना, वैसे ही एक RH ब्लड ग्रुप भी होता है। एक्चुअल में RH क्या होता है? वो बताता है कि हमारा जो, हम बोलते रहते हैं कि O ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है, वो B पॉजिटिव है या B नेगेटिव है, O पॉजिटिव है या O नेगेटिव है। ठीक है, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो वो नेगेटिव है। अच्छा, अब इसके बेस पे, RH के बेस पे आती है एक दिक्कत, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये आपके बुक में भी दे रखी है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रो मतलब आरबीसी, हम किसकी बात कर रहे हैं? RH एंटीजन प्रेजेंट किस पे है? आरबीसी पे। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस मतलब हम फीटस की बात कर रहे हैं, फिटालिस लिखा है आगे। ठीक है, डेथ ऑफ द फीटस। ठीक है, एरिथ्रो मतलब आरबीसी, एरिथ्रोब्लास्ट मतलब एक तरह से आरबीसी की बात हो रही है, और फीटस के आरबीसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि एक मदर है और
यहाँ पे फादर है, ठीक है। मान लो जो मदर है वो क्या है, RH नेगेटिव, और फादर जो है वो है RH पॉजिटिव, ठीक है। तो मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है, चाहे वो डी ये वाला हो या ये वाला हो, ठीक है, कोई भी हो। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब फीटस बना, वो बना RH पॉजिटिव। फीटस क्या बना, RH पॉजिटिव बना। क्या इतनी बात समझ आई? अगर कॉम्बिनेशन में मान लो फादर का कैपिटल डी आ गया तो उससे RH पॉजिटिव बन सकता है। तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी, अब वो मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसमें फीटस आएगा, फिर वो बनेगा, और वो फिर जाके मदर के यूट्रस से अटैच होगा, प्लेसेंटा का कनेक्शन फॉर्म होगा। ये मैंने प्लेसेंटा बना दी, ठीक है। प्लेसेंटा का कनेक्शन फॉर्म हुआ बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो मदर है उसका जो आरबीसी है वो RH नेगेटिव है, तो इसके ऊपर एंटीजन नहीं है। अब आप बोलोगे मैम ए का तो एंटीजन ना हो या बी का भी। मैंने ब्लड ग्रुप की बात, ए बी ब्लड ग्रुप की बात नहीं करी है, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पे RH की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे RH का कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। मान लो ये O नेगेटिव थी मदर, तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वहीं पे जो फीटस है, क्योंकि फादर के RH पॉजिटिव की वजह से फीटस भी RH पॉजिटिव बना, ठीक है। तो इस वजह से इसके ऊपर एंटीजन आ गया, किसका, RH का, ठीक है। एंटीजन आ गया इसके ऊपर। तो अब क्या होगा, नॉर्मल चलेगा, सब चलेगा नॉर्मल, क्योंकि हमें पता है कि प्लेसेंटा से मदर के कुछ भी क्रॉस नहीं हो सकता एक्सेप्ट न्यूट्रिशन ऑक्सीजन। तो अगर कुछ भी ना फीटस का इधर गया, ठीक है, ना मदर का ब्लड इधर आया, क्या प्लेसेंटा से क्या क्या क्रॉस होता है ये बताओ। तो प्लेसेंटा से क्रॉस होता है न्यूट्रिशन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फीटस ने जो भी एक्सक्रीशन करना है वो क्रॉस होता है। ब्लड मिक्स नहीं होता, ठीक है। प्लेसेंटा से ब्लड मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल चलेगा सब। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 मंथ्स पूरे हो जाएंगे। अब चाइल्ड बर्थ का टाइम आएगा, ठीक है। इजेक्शन ऑफ चाइल्ड, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के टाइम पे कभी कभी देर आर चांसेस कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जब पार्चुरेशन, जब बेबी होता है ना, जब बेबी बाहर निकलता है मदर की वूम्ब से, तो चांसेस होते हैं कि जैसे प्लेसेंटा जो है, ये भी एक तरह से, इनमें भी ब्लड, प्लेसेंटा में भी तो ब्लड वेसल्स है ना, चाहे वो ब्लड को मिक्स नहीं होने दे रहा है पर ब्लड वेसल्स तो प्रेजेंट है। तो चांसेस होते हैं कि वो ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हो जाए, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। और देयर इज पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से, इस डैमेज की वजह से पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी है कि फीटस का जो ब्लड है, फीटस का जो ब्लड है वो मदर से, वो मदर के ब्लड में मिल जाए, ठीक है। बात समझ आई? इसको एक तरह से हम समझते हैं कि चांसेस है जैसे ही इजेक्शन हुआ बेबी का, तो प्लेसेंटा में कोई क्रैक आ गया, ठीक है, या प्लेसेंटा में रप्चर हो गया, क्योंकि बनाना एक्चुअल में प्लेसेंटा जो होता है ये मदर और फीटस दोनों के, एक तरह से दोनों के कनेक्शन से बनता है, ठीक है। तो अगर क्रैक आया तो दोनों के ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, कि पॉसिबिलिटी बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं कि हर केस में होता ही होता है। देयर इज चांसेस कि क्रैक आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फीटल ब्लड जो है वो मैटरनल ब्लड से या मदर के ब्लड से मिक्स हो सकता है। वो फीटस तो बाहर निकल गया, वो फीटस तो बाहर निकल गया, उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो नॉर्मल जिएगा। अब मदर के ब्लड में क्योंकि वो एंटीजन नहीं प्रेजेंट था, तो उनकी जो मदर की जो एंटीबॉडीज है ना, वो सोचेंगे ये कौन सा एंटीजन आया। मान लो कि एक छोटा सा फीटस का आरबीसी, यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखा दिया, ये फीटल आरबीसी बना रही हूँ, ठीक है, ये आ गया। एंटीबॉडी सोचेंगे अरे ये कौन आया, ऐसा तो हमारे पास था ही नहीं। तो वो इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम बना लेगी, इम्यूनिटी बना लेंगी। तो जो इम्यून सिस्टम है ना मदर का, वो RH एंटीबॉडीज बना लेंगी, एंटीबॉडी अगेंस्ट RH। तो इम्यून सिस्टम किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेंगी, ये जो RH एंटीजन आ गया गलती से, चाहे मान लो चाहे एक ड्रॉप ही क्यों ना हो फीटस की, उसके अंदर भी एक आरबीसी तो गया होगा ना,
तो उसके साथ एंटीजन भी गया होगा तो उसके अगेंस्ट बन जाएगा, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं है, वो एंटीबॉडी इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी और यहाँ पे इसको खत्म कर देंगी, ठीक है, बनी। और लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, एंटीबॉडी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, एंटीबॉडी ना याद रखती है कि क्या चीज हमारी बॉडी में आई है पहले, क्या चीज हमारी बॉडी में नहीं आई, वो रखेगी याद कि ये तो चीज बाहर से आई थी, वो हमेशा याद रखेगी। तो अब क्या हुआ, नॉर्मल सब ठीक चल रहा है, अब हुई इसी सेम मदर को, ये जो सेम मदर थी इसको सेकंड प्रेगनेंसी हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो मदर थी इसको सेकंड प्रेगनेंसी हुई। अच्छा, क्या मदर का बदला होगा ब्लड का एंटीजन? नहीं, वो अभी भी आरएच नेगेटिव ही होगी, ठीक है, अभी भी वो आरएच नेगेटिव ही है, ठीक है। फिर से प्लेसेंटा फॉर्म हुआ, यहाँ पर फीटस है। अब मान लो कि ये जो फीटस आया फिर से फादर के डोमिनेंट ट्रेट की वजह से ये कैसा बना, फिर से आरएच पॉजिटिव बन गया, ठीक है। फादर का जो डोमिनेंट ट्रेट था उसकी वजह से फिर से ये आरएच पॉजिटिव बन गया। हर एक केस में मैंने मान लो बोला है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही हो, ठीक है। चांसेस कब होंगे ऐसा, जब फादर के जो दोनों एलील हैं वो कैपिटल में हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अच्छा इसके पास पहले से ही एंटीबॉडी बन रखी है, किसके अगेंस्ट, आरएच के। हमेशा याद रखना, चाहे 5 साल हो गए हैं फिर प्रेगनेंसी आई है, चाहे सेकंड प्रेगनेंसी आई है, चाहे 10 साल हो गए हैं, पर हमेशा एंटीबॉडी जो है वो याद रखती हैं, उनकी मेमोरी रह जाती है, ठीक है। तो आरएच एंटीबॉडी घूम रही है ब्लड में मदर के। देयर आर चांसेस, फिर से बोल रही हूँ, कैन बोल रही हूँ, ठीक है। देयर आर चांसेस दैट मदर ब्लड कैन लीक टू फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। हो, जरूरी नहीं है, पर चांसेस है तो हाँ है। कुछ भी हो सकता है, कभी कभी किसी झटके की वजह से, किसी वजह से, कोई मतलब दिक्कत की वजह से कभी कभी नॉर्मल फीटस बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने के टाइम पर भी किसी झटके शॉक की वजह से थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। तो ये जो फीटल सर्कुलेशन है इसके अंदर मदर की ब्लड लीक कर जाता है, उस ब्लड में आरएच नेगेटिव आरबीसी भी हैं, तो उस ब्लड में एंटीबॉडी भी है, क्योंकि एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में, और ब्लड का पार्ट ही है ना प्लाज्मा। तो चांसेस है कि वो लीक कर गए, अगर वो लीक कर गए तो एंटीबॉडी भी लेगी होंगी साथ में, और एंटीबॉडी ने जैसे ही देखा कि ये बाहर से फिर से नॉन सेल्फ आ गया, ये कौन आ गया, ये एंटीजन देखा ही नहीं था कभी, वो उसके अगेंस्ट पूरी आर्मी क्रिएट कर देगी, उसके ब्लड सेल्स को ऐसा खत्म करेगी, ऐसा खत्म करेगी कि धीरे धीरे पूरे ब्लड सेल खा जाएगी वो, किसके, फीटस के। तो क्या होगा, इट विल डिस्ट्रॉय, एंटीबॉडी विल डिस्ट्रॉय फीटल आरबीसी, और इसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि बेबी की तो डेथ हो सकती है, आरबीसी खत्म होगी उसकी, ठीक है। या फिर जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, जब आरबीसी टूटती है ना, तो वो जो हीमोग्लोबिन जो होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन जब टूटता है ना वो येलो कलर का पिगमेंट बनाता है, तो वो पूरी बॉडी में येलो येलो हो जाता है, जॉन्डिस को पीलिया ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी आरबीसी के टूटने से ही होती है, और एनीमिया जब आरबीसी कम होती है तो एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकती है। क्या ये बात समझ आई, ये जो आरएच एंटीबॉडी है ना, ये आईजीजी, ये एंटीबॉडी की एक क्लास है, इस क्लास को बिलोंग करती है। इसको हम दूसरी तरह से अगर आप बोलो कि चांसेस हैं, तो चांसेस ही लेते हैं हम, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, पर ऐसा भी नहीं है कि कभी हो ही ना। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं आई, सेकंड प्रेगनेंसी में दिक्कत आई, ठीक है। इसीलिए पहले डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर जो चेकअप करते हैं ना प्रेग्नेंट फीमेल का, तो वो यही देखते हैं कि बेबी जो है वो आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव है, ठीक है। अगर बेबी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी उनको पता चल गया कि मदर तो आरएच नेगेटिव है लेकिन बेबी आरएच पॉजिटिव है, तो वो प्रेगनेंसी के बाद चांसेस, उनको नहीं पता कि ब्लड लीक करा है कि नहीं करा, उनको नहीं पता कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा क्रैक होने की वजह से ब्लड एंटर करा है कि नहीं करा, पर वो अपनी तरफ से इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है। इस इंजेक्शन का नाम है एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्शन, ठीक है। ये दे देते हैं मदर को बेबी होने, फर्स्ट बेबी होने के बाद, ठीक है। कब, विद इन 72 आवर आफ्टर डिलीवरी। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडी है ना,
यही जो एंटीबॉडीज आई होती हैं बॉडी में मदर की, ये जो एंटीबॉडीज आई है ना मदर की बॉडी में, ये वाली जो पहली प्रेगनेंसी में आई थी, उसको यही खत्म कर देते हैं। मदर की खुद की एंटीबॉडी है ना, उनको होश नहीं आने देते ये कि कुछ आया भी था। समझ आया? कि जैसे ही बेबी हुआ, इन्होंने क्या किया, बाहर से इंजेक्शन दे दिया एंटीआरएच एंटीबॉडी का। तो एंटीआरएच एंटीबॉडी पहले से ही बनी बनाई आई है, वो पहले जल्दी काम करेगी, ठीक है, और उतनी देर में जो एंटीबॉडी है, मदर की खुद की एंटीबॉडी है, उसको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, याद रखना, एंटीबॉडी वैसे तो ये +2 में है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए, बाकियों को तो ये चीज पता होगी +2 ड्रॉपर्स वालों को, कि यहाँ पर जो एंटीबॉडी होती है ना, इनको फर्स्ट रिस्पॉन्स, कोई नई चीज आई होती है ना, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। वहीं पे जब सेकंड रिस्पॉन्स होता है ना, उसमें वो जल्दी काम करती हैं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स में थोड़ा टाइम लगता है उसको समझने में कि ये क्या चीज आई है और उसके अगेंस्ट कैसे काम करें। वहीं पे अगर हम उसी फर्स्ट रिस्पॉन्स के टाइम पे ही हम इनको पहले ही बाहर से वो चीज दे दें जो उनको जल्दी खत्म कर देगी, कोई भी जिसके भी अगेंस्ट है, तो फिर इसकी वजह से इनको ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा उस एंटीजन से और ये बन नहीं पाएंगी। तो इसकी वजह से सेकंड डिलीवरी इजी रह सकती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इट विल डिस्ट्रॉय fetal any fetal RBC present in mother's blood, ठीक है। और इसके वजह से it will prevent natural RH antibody formation। नेचुरल RH एंटीबॉडी यानी कि जो मदर के ब्लड में जो बनने वाली थी एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी, उसकी फॉर्मेशन को रोक देंगी, ठीक है। क्या हमें ये बात समझ आई? दूसरी बात, ये चीज याद रखना, हमेशा याद रखना कि नेचुरल RH एंटीबॉडी इज नॉट प्रेजेंट किसी के भी ब्लड में, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ इन ब्लड। इसको भी समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है ना, चाहे वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, चाहे वो एक लड़का है, चाहे वो एक बच्चा है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो अनमैरिड फीमेल है, मैरिड फीमेल है, ठीक है, मदर है या नहीं है, कुछ दिक्कत, कोई इससे लेना देना नहीं है। हमेशा याद रखना कि किसी के भी ब्लड में, किसी भी ह्यूमन के ब्लड में नेचुरली RH एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर RH एंटीबॉडी पहले ही ब्लड में प्रेजेंट हो, तो फिर जो बंदा, मैंने क्या बताया था, 97% इंडियन RH पॉजिटिव है, तो अगर इनके ब्लड में RH एंटीबॉडी प्रेजेंट होती तो इसी को ना मार देती, इसी के ब्लड सेल खत्म कर देती। बनती किसके, RH एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनती है, RH के अगेंस्ट, तो इन्हीं को खत्म कर देती। इसीलिए किसी के भी, चाहे वो RH नेगेटिव है, चाहे वो RH पॉजिटिव है, किसी के भी ब्लड में नेचुरली पैदा होने से ही RH एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये पूरा हमने पढ़ा, 2 चीजें पढ़ी आज। हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा, ब्लड ग्रुप के बाद हमने RH ब्लड ग्रुप पढ़ा। आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। ब्लड ग्रुप चाहे AB ब्लड ग्रुप हो, चाहे RH ब्लड ग्रुप हो, दोनों के ही एंटीजन और एंटीबॉडी का मेन रोल है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर कोई भी डाउट है या किसी भी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।